3 संधारित्र जिनकी धारिता क्रमशः 2 पिकोफैराड दिया है। देखिए अभी तो हम माइक्रोफैराड की बात कर रहे थे, यहाँ पर क्वेश्चन दिए 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड व 4 पिकोफैराड है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो संयोजन के तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नानुसार सबसे पहले हमें तीनों जो संधारित्र दिया है, कैपेसिटर दिया हुआ है, इस कैपेसिटर को हम यहाँ पर देखिए हम श्रेणी क्रम में क्या कर लिए हैं, संयोजित कर लिए हैं। अब संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला क्या होता है, 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब इस फार्मूले पर हम क्या करेंगे, मान को पुटअप करेंगे, तो हमारा जो मान है, वैल्यू है, वो कितना आ रहा है आप देख रहे हैं। C1 का मान है 1/2, C2 का मान है 3 तो 1/3, C3 का मान है 4 तो 1/4। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे और इस तरह से इसको हम हल कर लेंगे। एलसीएम आएगा 12, फिर अंश और हर को संयोजित कर लेंगे हम, तो हमारा 1/C इक्वल वैल्यू आ जाएगी 13/12। अब C की वैल्यू ज्ञात करनी, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, तो C बराबर आ जाएगा 12/13 माइक्रोफैराड। देखिए सबसे पहले बच्चे लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ पर इसको हल करने के समय गलती कर देते हैं। तो सबसे पहले आप क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। फिर 12 को हम इस 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितने बार में गया, 6 बार में। फिर इस 12 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, तो कितने टाइम्स में गया, 4 टाइम्स में गया। फिर इस 12 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, तो ये कितने टाइम्स में गया, 4 टाइम्स में। इसलिए यहाँ पर क्या आया है, 6 + 4 + 3/12। अब सभी को ऐड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 13/12, और इसको उल्टा कर दिए तो C की वैल्यू मिल गई 12/13 माइक्रोफैराड। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है शायद ये 6वां। संलग्न चित्र में A और B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करो। इस तरह के क्वेश्चन को भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। प्यारे बच्चों, आप देखें कि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इसी तरह से आप लोग को हल कराया है, परंतु फर्स्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चनों पर यहाँ जो लूप दिया गया है, ये जो लूप दिया है, इस लूप और इस लूप पर कोई भी मान नहीं दिया गया था। तब फर्स्ट क्वेश्चन जो है में इस परिपथ को हम डायरेक्ट अगर ऐसा मान दे दिया जाए, ऐसा लूप, और इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए, तब उस प्रकार के परिपथ सदैव जो है समानांतर क्रम में होते हैं। परंतु इस क्वेश्चन पर आप देख रहे हैं कि जो लूप दिया हुआ है, लूप दिया है, इस लूप में वैल्यू दे दी गई है 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड की वैल्यू दे दी गई है। तो सबसे पहले हम इस परिपथ को ही क्या करेंगे, सुव्यवस्थित करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। तो आप देखेंगे हम कैसे अरेंज करेंगे। ठीक उसी तरह मैंने यहाँ पे कुछ बनाया है आप लोग को समझाने के लिए। इस परिपथ को देखिए, इस परिपथ को हल कैसे आपको मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए सेम परिपथ है, इस परिपथ को मैंने समझाने के लिए कुछ नामकरण दे दिया है। जैसे इस पॉइंट को C और इस पॉइंट को मैंने D मान लिया है, A, B, C और D। तो आप देखेंगे अब हमारा परिपथ कैसे दिखेगा, इस प्रकार से दिखेगा। ये हो गया हमारा परिपथ। अब देखिए ठीक हम कैसे चलेंगे, 4 पॉइंट बना लिए हम यहाँ पर। ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया हमारा, ये C पॉइंट हो गया और ये D पॉइंट हो गया हमारा। अब देखिए हम A से चलना शुरू करेंगे, A से D। तो A से हम D चलना शुरू किए, 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, A से D के बीच में यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर लगा दिया। अब B से D जाएंगे, देखिए B से सॉरी गलत बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब हम B से C की ओर जाएंगे, तो B से मैं C की ओर गया, यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, देखिए B से C है, यहाँ पे लगा दिया 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। अब मैं B से D जाऊंगा, देखिए ये B से D हो गया,
तो बी से डी के जगह 2 माइक्रोफैराड ये लगा दिया मैंने। अब कहाँ जाऊँगा मैं, ए से सी जाऊँगा, तो ए से सी के जगह 2 माइक्रोफैराड है, तो ए से सी के जगह 2 माइक्रोफैराड हो गया। अब बच गया हमारा सी और डी पॉइंट, ये जो है सी और डी पॉइंट, तो सी और डी के बीच 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा दिया। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन में दिया गया इस तरह से का परिपथ को हम इस तरह से संयोजित कर लिए हैं। और अध्ययन के दृष्टिकोण से देखिए, इसको मैंने C1 कैपेसिटर मान लिया है, इसको C2 और इसको C3 और इसको C4 और सेंटर में है उसको C5 कैपेसिटर मान लिया है। आगे आपको समझ आएगा कि हमने ऐसा क्यों किया है। प्यारे बच्चों, परिपथ को देखकर आपको घबराना नहीं है, कूल माइंड से निश्चिंत होकर आप परिपथ को व्यवस्थित करिए, वो श्रेणी क्रम में है या समानांतर क्रम में। अगर एक बार परिपथ आप संयोजित कर लिए हैं तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी आपको सरल लगने लगेगा। आइए अभी आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो परिपथ में हमने C1, C2, C3, C4 और C5 जो मान के चल रहे हैं, क्यों मान रहे हैं, इस तरह के परिपथ को हम क्या कहते हैं। चित्र में यदि C1/C2 इक्वल C3/C4 हो तो C और D के विभव समान होते हैं। देखिए यहाँ पर C1 और C2 के मान ना समान है, 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड। यहाँ पर देखिए C1 और C2 के मान कितने हैं, समान है, 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड। C3 और C4 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड, दोनों के अनुपात कैसे हैं, आपस में समान है। इसलिए यहाँ पर जो है C और D के विभव समान होंगे, अतः संधारित्र C5 जो सेंटर का संधारित्र है 2 माइक्रोफैराड, यहाँ पर C5 जिसे मान के चल रहे हैं का A और B के तुल्य पर धारिता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब चूंकि ये जो है समान है, C1 C2 इक्वल C1/C2 इक्वल C3/C4 समान है, तो C5 इनका विभव समान होने के कारण C5 का जो वैल्यू है, इसका मान है, ए बी परिपथ में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए इसे हम संतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। इस तरह के जो परिपथ दिखाई दे रहा है आपको, ये जो परिपथ आपको दिखाई दे रहा है, ये व्हीटस्टोन सेतु परिपथ कहते हैं। इसलिए इसका जो तुल्य परिपथ होगा, अर्थात C और D के धारिता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हम C और D के बीच जो लगे कैपेसिटर है उसको क्या कर दिया, हमने छोड़ दिया है। तो हमारा जो है परिपथ अब कैसे हो गया, इस तरह से दिखाई देगा। अब आप देखिए, इस परिपथ को पुनः आप संतुलित कर लीजिए। देखिए A और B को पकड़ कर खींच दीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये C पॉइंट आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा D पॉइंट। या एक तरीके से दिखेगा, A से जब B की ओर जाऊँगा सीधा सीधा A C और B, तो 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड कौन से क्रम में दिखेगा आपको, श्रेणी क्रम में। उसी तरह A D B जाऊँगा, देखिए A D और B जाऊँगा, तो यहाँ पे दिखेगा 2 माइक्रोफैराड पुनः कौन से क्रम में दिखेगा, हमें श्रेणी क्रम में दिखेगा। तो हमें इस परिपथ जो परिपथ है यहाँ पर C और D के बीच जो 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसको अरेंज करके हमने इसको इस तरह से अरेंज कर लिया। अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना है, ऊपर का 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर जो श्रेणी क्रम है उसके लिए, और नीचे के 2 माइक्रोफैराड के जो कैपेसिटर है संधारित्र है उसके लिए हम सूत्र लगाएंगे। तो आप देखेंगे, पहले इन दोनों को हल करूंगा, तो 1/C डैश इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2। अब इन दोनों को हल करूंगा तो इसके लिए फार्मूला लगा दिया है मैंने, 1/C डबल डैश इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2। यहाँ पर C डैश C2 इसलिए लिए हैं क्योंकि अभी A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम परिपथ को ही सुव्यवस्थित करके हल कर रहे हैं। तो देखेंगे आप जब इसको हल कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर
आ रहा है। पहले को हल किए, वैल्यू पुटअप करने के बाद तो 1 माइक्रोफेराड, दूसरे को हल किए तो 1 माइक्रोफेराड। अब हम क्या करेंगे, देखिए सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप कर लेंगे इजीली इसको। अब हम ये जो 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर को हल करने पर जो आंसर आया 1 माइक्रोफेराड, यहाँ पर जो आंसर आया 1 माइक्रोफेराड, उसको पुटअप कर देंगे तो हमारा परिपथ कैसा दिखाई देगा, आप देख रहे हो हमारा परिपथ इस प्रकार से दिखाई देगा। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तुल्य धारिता। तो 1 माइक्रोफेराड 1 माइक्रोफेराड, पुनः इसको देखने से पता चल रहा है समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, अतः हम समानांतर क्रम को फॉर्मूला लगा देंगे। तो आप देखेंगे जब समानांतर क्रम को फॉर्मूला लगाएंगे तो फाइनली इसको हल कर रहे हैं, इसलिए CAB इक्वल C1 प्लस C2, और यहाँ पर जो वैल्यू दिया है 1 + 1 माइक्रोफेराड, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा CAB इक्वल 2 माइक्रोफेराड। प्यारे बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बी केयरफुली हल करें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, मेरे ख्याल से ये 6 है। तो देखिए यहाँ पर भी एक चित्र दी गई है। आजकल जो है इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछना एक ट्रेंड बन गया है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रही है कि नीचे चित्र में धातु की 4 प्लेटें दी गई है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है तथा वे एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर स्थित हैं। a और b के बीच तुल्य धारिता कितनी होगी। आप देख रहे हैं ये बिंदु a है, ये बिंदु b है, और इनके बीच 1 2 3 और 4 प्लेटें जो हैं एक दूसरे से संयोजित हैं। तो चित्र को देखकर आपको घबराना नहीं है प्यारे बच्चों। सबसे पहले इस प्लेट को व्यवस्थित करना है, और व्यवस्थित करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये श्रेणी क्रम में है या समानांतर क्रम में है। तो मैं आप लोग को डायरेक्टली बताता हूँ। यहाँ पर प्लेट ए और प्लेट 1 और प्लेट 2 और प्लेट 3 और प्लेट 4, ये 2 संधारित्रों की संरचना करते हैं, और संरचना करने से ये पता चलेगा कि ये समानांतर क्रम में जुड़े हैं। और जब परिपथ बना लेंगे उसके बाद हम उसको हल करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि जो आपका 4 प्लेटें हैं 1 2 3 4, वो किस प्रकार समानांतर क्रम में संयोजित हुए हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा पूरी तरीके से। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन है, ट्रेडिंग क्वेश्चन है ये। देखिए ए और यहाँ पर ए से प्लेट 1 और प्लेट फर्स्ट और ये प्लेट 4 है। देखिए हम यहाँ से चलते हैं, 2 ब्रांच बना दिए, ऊपर प्लेट ए और नीचे प्लेट 4। उसके बाद बी से देखते हैं, तो बी से जो हमारा प्लेट 3 और 4 जुड़ा हुआ है, तो देखो प्लेट 2 और 3 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से देखते हैं प्लेट 2 और ये प्लेट 3। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो परिपथ दिया गया है, ये ऊपर में जो परिपथ आपको दिया गया है वो परिपथ इस प्रकार से है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पे लिखा है कि प्लेट 1 2 और 3 4 2 संधारित्र की रचना करते हैं, और ये कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो आप यहाँ से डायरेक्टली आपको पता चल रहा है कि एक संधारित्र हो गया और ये 2 संधारित्र हो गया। अब दोनों संधारित्र की कुल धारिता का सूत्र लगा देते हैं, चूंकि समानांतर क्रम में है इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा C इक्वल C1 प्लस C2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर
की तुल्यधारिता, यानी कि कौन सा कैपेसिटर है ये, समानांतर प्लेट संधारित्र है। इसलिए इसकी जो फार्मूला हो जाएगा C बराबर C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, एप्सिलॉन 0A अपॉन डी, ये डायरेक्ट फार्मूला है। और C2 की भी वैल्यू इतनी हो जाएगी। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा C इक्वल टू एप्सिलॉन 0A अपॉन डी। प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे ख्याल से ये। देखिए, चित्र में दर्शाए संधारित्र की धारिता क्या होगी। अब यहाँ पर जो डायग्राम दिख रहा है आपको, चित्र दिख रहा है, ये आपको संधारित्र जैसे तो दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि संधारित्र का सिंबल तो इस तरह से आप बनाते हैं। पर यहाँ पर संधारित्र जैसा कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। पर आपको समझना है चित्र को देखकर। देखिए, यहाँ पर जो संधारित्र दिया गया है, इसका जो दो प्लेटों के बीच की दूरी जो दी गई है वो है d, और क्षेत्रफल दिया, देखो एक संधारित्र का क्षेत्रफल ये है, ये संधारित्र का क्षेत्रफल ये है, और दोनों को ही अरेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक में वायु भरा गया है और एक में K क्या है, एक पैरेद्युतांक माध्यम है। एक संधारित्र में वायु भरा गया है और एक संधारित्र में वायु और दूसरे में पैरेद्युतांक। तो इससे ये पता चल रहा है कि उपरोक्त चित्र में C1 और C2 धारिता वाले दो संधारित्रों को समानांतर क्रम का संयोजन के तुल्य है। ये जो ऐसा इस तरह से जो जोड़ा जाता है, सदैव के इसमें जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है, जिसमें प्रत्येक संधारित्र की धारिता की प्लेट के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल d है। अब प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर a/2 क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर टोटल A दिया है, वायु और एक K, तो ये दो संधारित्र दोनों का A दिया है और एक एक का निकालेंगे तो a/2 आ जाएगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले संधारित्र को हल कर दिए, C1 पहले संधारित्र इसको मैं हल कर रहा हूँ। देन क्या आ जाएगा, संधारित्र का फार्मूला क्या होता है, C इक्वल एप्सिलॉन 0A अपॉन डी, ये फार्मूला होता है। परंतु A का मान यहाँ पर क्या है, a/2 है, इसलिए C1 इक्वल एप्सिलॉन 0A/2 पूरे का अपॉन डी, क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 0A अपॉन 2D हो जाएगा। उसी तरह इस संधारित्र को हल करूँगा तो C2 इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास, K पैरेद्युतांक का संधारित्र, इसलिए K एप्सिलॉन 0A/2D, इसको हल करूँगा तो आ जाएगा फार्मूला K एप्सिलॉन 0A/2D। अब देखिए, अब दोनों कौन से क्रम में जुड़े हैं, समानांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समानांतर क्रम का आपका फार्मूला होता है C इक्वल C1 प्लस C2, इसलिए हम दोनों को जोड़ देंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा C इक्वल 1 प्लस K एप्सिलॉन 0A अपॉन 2D, क्योंकि यहाँ पर एप्सिलॉन 0A/2D को कॉमन ले लिए हैं। तो प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूँ आपको संधारित्र का संयोजन समझ आया होगा। आपको कोई भी कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं।